राइट। तो व्हाट वी वांट टू डू इज कंटिन्यू करते हैं पिछली वाली चीज को, बाकी लोग दे कैन ज्वाइन। ठीक है, क्लास आपकी कब खत्म हुई है? अभी खत्म हुई है? जी सर। ओके, ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू। तो हम लोगों ने करना ये है कि हमने पिछली क्लास में जो काम किया वो ये किया है कि वी टॉक्ड अबाउट ए न्यूमेरिकल। ठीक, और उस न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि अगर हमें डिफरेंट एक कोई वेल्ड पता हो और इफ यू वांट टू जस्ट यूज द वेल्डिंग कोड्स जो उन्होंने हमें डिजाइन कोड्स दिए हैं उनकी हेल्प से, इफ यू वांट टू चेक वेदर अ वेल्ड इज सेटिस्फैक्टरी वी कैन जस्ट वेरी क्विकली गो एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो हमने इसमें यूज जो तरीका कार किया था वो ये था कि जो वेल्ड की लेंथ होती है और जो वेल्ड की स्ट्रेंथ होती है, यानी मटेरियल पे डिपेंडेंट है, वेल्ड के मटेरियल पे, इन दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है कि आपकी वेल्ड जो है वो कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ उठा सकती है। तो यूजिंग दैट और आपके वेल्ड साइज से हमने एक पैरामीटर निकाल लिया था जो कहते हैं 5.57 है, दिस इज किलो पाउंड्स पर इंच। अगर आपके पास आपको अपनी टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड पता है, दोनों साइड की मिला के वो इधर 4 आ रही थी, तो वी कुड फाइंड आउट कि आपके पास टोटल फोर्स कितनी आ रही है। ठीक, और ये फोर्स इज द मैक्सिमम फोर्स दैट द वेल्ड कैन बेयर, उसको हमने कंपेयर कर लिया था एक्चुअल फोर्स के साथ। हमने इसको स्ट्रेस की फॉर्म में भी करके देखा था, तो यू नीड टू मे बी रिवाइज दिस एंड चेक के दोनों तरीकों में क्या है। एक स्ट्रेस से हो रहा है और एक डायरेक्टली फोर्स से सॉल्व हो रहा है, पर जो डाटा दोनों में सेम यूज हो रहा है। फिर हमने इसको भी चेक किया था कि हमारा जो एडजेसेंट मटेरियल है वो फेल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमने उसकी सेम टेबल 9-4 से हमने उसकी स्ट्रेंथ निकाली थी कि उसको उसके अलाउबल स्ट्रेस निकाला था और उसको पे फिर अप्लाई किया था कि उसको कंपेयर किया था एक्चुअल शीयर स्ट्रेस के साथ। तो दिस इज व्हाट वी डिड, ठीक है, बेसिकली, और उसकी फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक किया था। ये काम हमने पिछली क्लास में किया। अभी हमने करना क्या है, बेसिकली पहला काम हमने ये करना है कि ये जो टेबल 9-4 है वी नीड टू रिव्यू दिस स्लाइटली। ठीक है, इसमें कुछ एक आदि और एडिशनल चीज है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच इज बेसिकली द लास्ट कॉलम राइट हेयर। ठीक है, जो आखिरी कॉलम है इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो कॉलम है, दिस कॉलम वी नीड टू अंडरस्टैंड के हाउ इज दिस कमिंग अप। और ये टेंशन में, बेयरिंग में, बेंडिंग में और कंप्रेशन में तो इधर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यूज दी हुई है, बट शेयर में कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो शेयर की क्या वैल्यू होगी एंड व्हाट डज दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअली रिप्रेजेंट। ठीक है, तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है which says कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी n has been computed using the distortion energy theory. Distortion energy theory is basically another name for just a von Mises stress theory. ठीक है, तो von Mises stress theory is also known as the distortion energy. तो आपके पास बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपने जो भी यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले हुए हैं वो von Mises स्ट्रेस के थ्रू निकाले हैं, विच इज बेसिकली दिस। ठीक है, तो आपको कोई भी केस सॉल्व करना है, आप उस केस का von Mises स्ट्रेस निकालें, उसको उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर का रेशियो लेंगे तो यू विल गेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस इज व्हाट वी डू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए वी टेक द स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड बाय द एक्चुअल स्ट्रेस और उससे हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलता है। तो वी नीड टू सी कि जो ऊपर के 4 केसेस है उनमें क्या चल रहा है। तो वील पिक वन केस, हम बेंडिंग का केस ले लेंगे बिकॉज अभी हमारा एक न्यूमेरिकल आएगा जो कि बेंडिंग से रिलेटेड होगा। तो विल जस्ट टेक दिस। ठीक है, सब पे सेम बात हो रही है, तो विल जस्ट पिक वन। अब बेंडिंग के केस में हमारा जो भी स्ट्रेस होता है दैट इज वन स्ट्रेस इन द बॉडी। अगर आप सिर्फ एक बीम की बात कर रहे हैं, हम जेनेरिक बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बीम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा स्ट्रेस होता है दैट इज अ सिंपल एक्सियल स्ट्रेस होता है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन, उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर वो टेंसाइल या कंप्रेसिव होगा और न्यूट्रल एक्सिस की दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। बट वो होता, फॉर एग्जांपल अगर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिग्मा एक्स है तो वो सिग्मा एक्स ही होगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर इफ यू जस्ट प्लग इन सिग्मा एक्स और बाकी सारे स्ट्रेसेस जीरो करते हैं, व्हाट डू वी गेट? आपके पास सिग्मा एक्स यहाँ पे आ रहा है और सिग्मा एक्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो व्हेन यू स्क्वायर दिस थिंग दिस बिकम्स
2 सिग्मा एक्स स्क्वायर, उसका आप अंडर रूट लेंगे तो इट बिकम्स अंडर रूट 2 सिग्मा एक्स, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यू एंड अप विद जस्ट सिग्मा एक्स। तो बेसिकली द वॉन माइसिस स्ट्रेस जबकि सिंगल नॉर्मल स्ट्रेस होता है, कभी भी सिंगल नॉर्मल स्ट्रेस होगा बॉडी के अंदर तो देन द दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्चुअली द वॉन माइसिस स्ट्रेस। ठीक, इधर इन्होंने इन चारों केसेस के लिए, बल्कि इन सब केसेस के लिए, दे हैव गिवन अस द परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल फॉर बेंडिंग this value can range from 0.6 to 0.66 times the yield strength। तो हम अगर इसको 0.6 ले लें just for our understanding, right? तो एक केस उठा लिया पहला वाला 0.6 वाला। So this is our von Mises stress। If I just apply the factor of safety formula to this, which is sigma y upon sy upon sigma, sigma की value is 0.6 sy, this cancels out, you end up with 1 upon 0.6 which is actually 1.66667, उसको हमने 1.67 राउंड ऑफ करके लिया। तो this factor of safety that you are getting here is coming up this way। सही है। होता क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहने ये चाह रहे हैं कि इस पूरे इन सारे केसेस में अगर आप अपना परमिसिबल स्ट्रेस यूज करेंगे, इफ यू लिमिट योर स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस, दिस इज द एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यू आर गेटिंग इन द सिस्टम। इस परमिसिबल स्ट्रेस को यूज करने का मतलब यह है कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना है और उसको निकालने का तरीका ये है। इन चारों केसेस में आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, चाहे आप बेयरिंग इज ऑल्सो कमिंग अप बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, बेंडिंग इज ऑल्सो जस्ट अ सिंगल नॉर्मल स्ट्रेस, और टेंशन तो जाहिर है ही नॉर्मल स्ट्रेस। तो इन चारों केसेस में आपके पास द वॉन माइसिस स्ट्रेस इज जस्ट अ सिंगल नॉर्मल स्ट्रेस, और उसकी जब आप वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस की प्लग इन करते हैं तो स्ट्रेंथ कैंसिल हो जाती है, यू एंड अप विद ओनली दिस फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बेयरिंग की बात करूंगा देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1 डिवाइडेड बाय 0.9। सही है कि सिंपल कंप्रेशन की बात करूंगा तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.6। सही, तो इस तरीके से निकल रहा है। द प्रॉब्लम कम्स इन शेयर, बिकॉज शेयर के अंदर यू डोंट हैव एस वाई इन द परमिसिबल स्ट्रेस, आपके पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। तो देयर इज समथिंग डिफरेंट गोइंग ऑन। प्लस हमने ऊपर बोला था कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है तो ये चीज सेम हो जाती है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा तो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी जस्ट नीड टू सी फर्स्ट। तो अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करें ठीक है, तो जब हम शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हमने पीछे बेंडिंग की एक एग्जांपल पढ़ी थी, मैंने इसको आगे डाला हुआ भी है इस सवाल में, बेंडिंग के सवाल में। आई कैन कम हियर एंड जस्ट रिवाइज दिस थिंग फर्स्ट, कि जब बेंडिंग हो रही होती है फिलेट वेल्डिंग के अंदर तो यू गेट 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। एक स्ट्रेस जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द शियर फोर्स, और एक स्ट्रेस जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। एक को हम प्राइमरी शियर कहते हैं विच इज दिस टॉ प्राइम, एक को हम सेकेंडरी शियर कहते हैं विच इज दिस टॉ डबल प्राइम। दोनों की के डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है, यू कैन फाइंड दैट आउट। और दोनों की जो वैल्यू होती है दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो प्राइमरी शेयर जो होता है आपका वर्टिकल होगा और सेकेंडरी शेयर आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है, सिंस दे आर नॉर्मल टू ईच अदर, आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू ऐड देम। तो ये तो टोटल इस तरीके से निकल के आ रहा है। बट वी हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शेयर, ठीक है। तो हमारे वॉन माइसिस स्ट्रेस में हम हर प्लेन का अलग शेयर डाल सकते हैं ना, तो उधर वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास 2 डिफरेंट शेयर की वैल्यूज आ रही है, बट उन दोनों को अगर स्क्वायर का सम करते हैं तो दैट बिकम्स टॉ स्क्वायर। अगर मैं टॉ प्राइम स्क्वायर और टॉ डबल प्राइम स्क्वायर करूंगा तो दैट आई विल गेट टॉ स्क्वायर। दैट जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस। लेट मी कम बैक एंड कम हियर। तो अब जब हम शेयर की बात करते हैं, वी डोंट हैव एनी नॉर्मल स्ट्रेसेस, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड ऑल गो अवे। इसमें से भी एक शेयर स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, यू ओनली हैव 2 डिफरेंट शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो you have 6 here as well। तो जब मैं ये पूरी चीज को रिमूव करूंगा, I only end up with 6 multiplied by tau square plus tau prime square plus tau double prime square, that's it, ठीक है। 6 है अंडर रूट के साथ, अंडर रूट 6 को आप बाहर ले जाएं बेशक, तो you have अंडर रूट 6 divided by अंडर रूट 2 that becomes अंडर रूट 3, और टॉ प्राइम स्क्वायर प्लस टॉ डबल प्राइम स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज रिटन हियर, सही है।
दिस इंटायर थिंग इज टाउ, ये हमने अभी देखा था, ठीक है। तो दिस इज सिंस टाउ प्राइम एंड टाउ डबल प्राइम आर नॉर्मल टू ईच अदर, इन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो आपके पास टोटल शेयर स्ट्रेन जो आ रहा है दैट इज टाउ स्क्वायर विच इज द पाइथागोरियन सम ऑफ दीज टू, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप सम निकाल सकते। नाउ समथिंग डिफरेंट इज कमिंग अप इन दिस केस, इस केस की बजाय। तो इस केस में क्या हो रहा था, आपका जो भी नॉर्मल स्ट्रेस था दैट वाज द वॉन मैसेज स्ट्रेस, बट इन दिस केस दैट इज नॉट हैपनिंग। तो from your shear stress tau to get the one massive stress we are multiplying it with a factor of under root 3, और वो under root 3 जो है वो ऑटोमेटिकली निकल के आ रहा है इधर से, आपने खुद नहीं यहाँ पे कुछ लगाया हुआ, यहाँ से आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस 6 एंड दिस under root 2, सही है ना। तो अब अगर मैं ये सेम चीज अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे अप्लाई कर दूंगा तो माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकम्स द स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द स्ट्रेस, वन मैसिव स्ट्रेस, ये मेरा वन मैसिव स्ट्रेस है अंडर रूट 3 टाइम्स टॉ। टाउ की परमिसिबल वैल्यू इज 0.3 टाइम्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सही है। अंडर रूट 3 को मैं यहाँ पे ऊपर ले गया हूँ, तो अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 बिकम्स 0.577, तो दिस 0.577 इज जस्ट 1 अपॉन अंडर रूट 3। आप 0.577 डिवाइडेड बाय 0.3 भी सॉल्व कर लीजिए, दैट बिकम्स 1.923 एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय sy डिवाइडेड बाय su। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका sy की टर्म कैंसिल नहीं हुई, इनफैक्ट आपके पास दो पैरामीटर आ गए इंस्टेड ऑफ वन, सही है ना। आपके पास sy भी आ रहा है, आपके पास sut भी आ रहा है। इस वजह से आपके पास यहाँ पे शेयर के अंदर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन नहीं है, क्योंकि शेयर का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसका फॉर्मूला तो ये है, बट ये फॉर्मूला अब आपके पास निकल के आ गया, राइट। तो यू कैन डायरेक्टली विजिट दिस स्लाइड एंड यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यू नीड इट। बट आपको किसी भी मटेरियल के लिए निकालना होगा, आपको उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ चेक करेंगे हम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, उससे हमारे पास उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाएगा। ये परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस यूज करने के लिए उस मटेरियल में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। दिस फॉर्मूला है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास परमिसिबल वैल्यू नहीं है, पर दिस इज द परमिसिबल वैल्यू, राइट। तो परमिसिबल वैल्यू जो मैंने यूज की तो मैंने ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बट लेट्स से मेरे पास कोई और वैल्यू है टाउ की विच इज नॉट मे बी लेस देन दिस, ठीक है। परमिसिबल वैल्यू होगी और कोई एक्चुअल वैल्यू होगी विच शुड बाय डिजाइन बी लेस देन द परमिसिबल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ना परमिसिबल तो हमारी, तो उससे कम अगर कोई वैल्यू में टाउ की मिल रही है तो वी कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला राइट हियर। दिस फॉर्मूला वर्क्स टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपको स्ट्रेंथ पता होगी, आपको एक्चुअल शेयर स्ट्रेस है मटेरियल का वो पता होगा, तो यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस वन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, जैसे कि हमने बात की, ठीक है। सिर्फ मटेरियल पे डिपेंडेंट है और किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। मटेरियल डिसाइड होगा तो उसका sy और sut डिसाइड हो जाएगा, उसकी बेस पे आपको परमिसिबल स्ट्रेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा। जब आपके पास ये दोनों केसेस हैं 1.67 और ये वाले, these are coming from your design guidelines, कि अगर आप जब डिजाइन गाइडलाइंस यूज करते हैं तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट वी आर ट्राइंग टू यूज, सही हो गया। तो रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अब हमें ये चीज तो पता चल गई कि इसको यूज कैसे करना है, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू यूज, मैं डिटेल में इसलिए आया क्योंकि इस एग्जांपल में इसको यूज थोड़ा सा करने का। एग्जांपल हमारे पास एक है, एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जो एक फोर्स कैरी कर रही है 500 पाउंड, ठीक है। इस बीम का मटेरियल हमें पता है AISI 1018 हॉट रोल्ड स्टील है, वेल्डेड विद 3/8 इंच फिलेट वेल्ड, तो H इज 3/8। इलेक्ट्रोड E60XX है, तो हमें इलेक्ट्रोड के टेबल हमें पता होता है क्या है, तो E60XX के लिए वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। उन्होंने डिजाइन फैक्टर यूज किए थे 3। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इसके जो कन्वेंशनल मेथड होता है, कन्वेंशनल मेथड इज द मेथड इन व्हिच वी एक्चुअली कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एंड नॉर्मली कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिजाइन कोर्स यूज नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मली एक चीज के अंदर उसके शेयर स्ट्रेस निकालें और स्ट्रेंथ को शेयर वन मैसिव स्ट्रेस से डिवाइड करा दें एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट कि उसमें कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसको इस 3 से कंपेयर कर लेंगे। एंड वी नीड टू डू द सेम थिंग फॉर
वी नीड टू डू दिस फॉर द वेल्ड जो कि E6010 मटेरियल का बना हुआ है, एंड वी नीड टू डू दैट फॉर द कैंटिलीवर एज वेल विच इज मेड अप ऑफ 1018 हॉट रोल्ड स्टील। और उसको वेल्डिंग कोड से भी चेक करना है कि वेल्डिंग कोड से अगर हम कर रहे होते हैं तो व्हाट वुड वी गेट। ठीक है, अगर हम उसको वेल्डिंग कोड से चेक कर रहे हो, सही है ना। राइट, हाउ डू वी नो दैट दिस थिंग इज इन बेंडिंग। हमने देखा था कि हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक केस ये हो सकता है कि आपकी बीम जो है वो बेंडिंग नहीं हो, बट आपका वेल्ड जो है वो एक्चुअली टॉर्जन में आ जाए। और एक केस होता है कि जब आपकी बीम बेंडिंग में है और आपका वेल्ड भी बेंडिंग में है। उसके लिए हमने एक सिंपल सी कंडीशन बताई थी। हमने कहा था कि अगर आपके पास, जैसे इसमें एक्चुअली अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में करने की कोशिश करूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली इसमें एक मिनट, इसमें हमारे पास वेल्डिंग किधर हुई हुई, वेल्डिंग हुई हुई इस साइड के ऊपर। ठीक है, और पीछे की ये वाली साइड है, इधर भी वेल्डिंग हुई हुई। और यहाँ पे वेल्डिंग हमें कैसे पता हुई हुई है, क्योंकि हमें जो वेल्डिंग सिंबल के ऊपर उन्होंने एरो के दोनों साइड पे एरो वेल्ड का सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। एरो की साइड पे जब हम ड्रॉ करते हैं, एरो की साइड, एरो नीचे की तरफ है, तो जो नीचे की तरफ वाला जो सिंबल डिफाइंड है दैट इज शोइंग कि जिधर मेरे पास फिगर में पॉइंटेड है इधर वेल्डिंग है। एरो के दूसरी तरफ अगर बना हुआ, उसका मतलब ये होता है कि ज्योमेट्री में इस पॉइंटेड लोकेशन की जो ऑपोजिट साइड होगी उधर भी वेल्डिंग होगी, तो इसकी ऑपोजिट लोकेशन इसके पीछे वाली साइड। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे वेल्डिंग होगी। हमें कैसे पता चलता है कि बेंडिंग हो रही है कि टॉर्जन हो रही है? हम देखते हैं कि प्लेन क्या बन रही है वेल्डिंग की और आपकी जो डिफॉर्मेशन है उसकी। तो हम अगर एक 3D एक्सिस सिस्टम अपना लें, दिस माइट नॉट बी एक्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड शो समथिंग। तो हमारी वेल्डिंग जो हो रही है वो इस प्लेन में हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेल्ड बना हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। सही है, आपकी जो बीम है, द बीम इज इन वाई, सॉरी लेट मी गो बैक, वाई जेड प्लेन। और जो बीम की डिफॉर्मेशन हो रही है वो वाई जेड प्लेन के अंदर हो रही है। सही, अगर वेल्डिंग जिस प्लेन में हुई हुई है और जिस प्लेन में आपके पास डिफॉर्मेशन हो रही है बीम की, वो दोनों परपेंडिकुलर है तो बेंडिंग होती है। इसका एक दूसरा केस ये बन सकता है कि आपके पास सेम बार है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, इधर एक प्लेट है और यहां पे आपने वेल्डिंग कर दी। अब इस केस में क्या है, आपकी डिफॉर्मेशन जिस प्लेन में हो रही है, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज एक्स वाई प्लेन, आपकी वेल्डिंग भी एक्स वाई प्लेन के अंदर है और आपकी डिफॉर्मेशन भी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो इन दिस केस यू विल गेट टॉर्जन। तो दिस इज द केस फॉर टॉर्जन एंड दिस इज द केस फॉर बेंडिंग। तो हमारे वाले इस वाले केस में वी कैन सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ बेंडिंग। ठीक है ना, तो बेंडिंग की बात हो रही है, बेंडिंग के फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या चीज ड्रॉ की हुई है, सिर्फ आई जस्ट ट्राई टू शो कि व्हेन दे से डिजाइन कोड, तो हमने जो डिजाइन गाइडलाइन वाला टेबल 9-4 यूज किया था पार्ट सी में, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ए और बी में हम सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, विच इज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द बॉन्ड मास स्ट्रेस। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। वंस यू गेट एन आइडिया हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स, दे आर फेयरली इजी टू डू। ये सिर्फ एक रिवीजन है कि जब बेंडिंग होती है तो हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व इट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्राइमरी शेयर कितना है, सेकेंडरी शेयर कितना है, उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं टोटल अपने शेयर की वैल्यू। फोर्स इज, जो हमारी शेयर फोर्स है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो V इक्वल्स टू F, तो दिस बिकम्स F अपॉन A। और जो हमारे पास सेकेंडरी शेयर है, दैट इज MC अपॉन I। मोमेंट इज इक्वल्स टू कैंटिलीवर का मोमेंट एट दिस लोकेशन अगर निकालना है तो दिस इज F टाइम्स द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर, तो दैट इज FL जो भी होगा, दैट इज योर मोमेंट। और उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब
व्हाट डू वी डू, हमें क्या क्या चाहिए, हमें अगर प्राइमरी शेयर निकालने के लिए वी नीड टू नो कि ए कितना है। एरिया इज द टोटल थ्रोट एरिया ऑफ द वेल्ड। ठीक है, थ्रोट एरिया जो होता है कि अगर आपके पास इस तरीके से बन रहा है तो इसका जो यहाँ पे एक डायगोनल बनेगा, दिस डायगोनल इज द थ्रोट। अगर इस थ्रोट लेंथ को मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो इसकी डेप्थ में लेंथ जा रही है, तो आई विल गेट द थ्रोट एरिया। अब आपकी वेल्डिंग दोनों साइड पे हुई हुई है तो दोनों का टोटल थ्रोट एरिया इज ए। एक तो ए चाहिए, दूसरी चीज चाहिए आई, कि जो भी वेल्डिंग ज्योमेट्री बन रही है इसका कंबाइंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कितना। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, तो दिस इज द टेबल। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमारा केस क्या है, वर्टिकली दो वेल्डिंग हुई हुई है, हमने भी देखा था दो वर्टिकल वेल्डिंग हुई हुई है। उन्होंने हमें सारी लेंथ बताई हुई है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो टोटल लेंथ है एक साइड पे जो आपकी बार की हाइट थी दैट वाज 2 इंचेस। अगर इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, ये लिखा हुआ है उधर, वी कैन सिंपली गो एंड चेक। वेल्ड की जो उन्होंने हमें साइज बताया हुआ था दैट वाज 3/8 इंचेस। तो इफ यू नो दीज टू इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ए। तो ए इस टेबल के अंदर डायरेक्टली गिवन होता है। ठीक है, A for any type of weld geometry you can find out. तो हमारी weld geometry के लिए A comes out to be 1.414 multiplied by 3/8 multiplied by 2. So this is going to give you A. A पता चल गया। दूसरी चीज क्या हमें चाहिए थी, हमें चाहिए था I. I के लिए instead of providing you I, what they have done is they have provided us IU. IU is 40 equals to 1. ठीक है, और जो कि T होता है 0.707H। सही है, तो T इक्वल्स टू 1 के लिए उन्होंने आई यू निकाल दिया। आई यू को हम रीड कैसे करते हैं, दिस इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर अ यूनिट थ्रोट लेंथ। थ्रोट लेंथ अगर 1 है उसके लिए क्या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होगा, वो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। तो हमारे वाले केस में आई यू का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा d3/6। डी हमें पता है इट्स 2, 2 cube is 8, 8 divided by 6 is going to give us our desired IU। IU को अगर मुझे I में कन्वर्ट करना है तो I becomes T multiplied by IU और simply 0.707 H multiplied by IU। सही, तो दो चीजें अननोन थी, एक हमारा मसला था I का और एक हमारे पास मसला था आपके पास A का। दोनों चीजें पता चल तो हमने A भी निकाल लिया और हमने I भी निकाल लिया। ठीक है, तो इफ यू नो दिस देन द प्रॉब्लम इज बेसिकली सॉल्व। तो हमारे पास C क्या होता है, MC अपॉन I में C इज द न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम जो आपके पास डिस्टेंस होता है, बिकॉज यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, राइट। दिस इज हाउ वी डील विद दिस, राइट। तो अगर ये टोटल 2 है तो C बिकम्स 1 इंच। अगर टोटल हाइट इस बार की 2 है तो C बिकम्स 1 इंच। I हमें पता चल गया, A हमें पता चल गया, V is going to be equals to F because summation of Y बैलेंस होना जरूरी है। M is equals to F multiplied by the length of the bar which is 6। ठीक है ना, तो force multiplied by this 6 is going to give you the bending moment। ठीक है, बेसिकली वी नो एवरीथिंग। अब एक चीज हम और देख लेते हैं, हमें यहाँ पे कैंटिलीवर का मटेरियल डिफाइंड है AISI 1018। हमने पिछली एक लेक्चर में बात की थी कि यू कैन गो एंड चेक अपेंडिक्स टेबल A-20 टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थिंग। तो 1018 हॉट रोल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज आपको A20 के अंदर गिवन। तो 1018 AISI स्टील हॉट रोल्ड कंडीशन में, दिस हॉट रोल्ड कोल्ड ड्रॉन। तो हॉट रोल्ड कंडीशन में उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन टू अस एंड उसकी यील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो गिवन टू अस। ठीक है, दोनों चीजें गिवन है, एसआई यूनिट्स में भी गिवन है और ब्रिटिश यूनिट्स में भी गिवन है। तो व्हिच एवर इज नीडेड वी कैन यूज दैट। ठीक, तो व्हाट डू वी नो सो फार, हमें पता चल गया कि हमें इस केस में अगर वेल्ड के अंदर shear स्ट्रेस निकालना है उसके फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता चल गया। तो दिस इज फॉर द वेल्डिंग की बात हो रही है, दिस इज फिलेट वेल्ड लोडिंग एंड वेल्डिंग की बात हो रही है। तो फिलेट वेल्ड के अंदर shear स्ट्रेस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, ए पता होनी चाहिए, आई पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें टेबल गिवन है, उससे निकाल सकते हैं। अपना केस ढूंढते हैं,
उसमें अपने साइजेस प्लग इन करते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज ए, व्हाट इज आई यू, और आई यू से हम आई निकाल सकते हैं। ठीक, जो हमने भी बात की दैट इज रिटन हियर। तो a इज सिंपली 1.414 मल्टीप्लाइड बाय h, h इज 3 by 8, 3 by 8 is 0.375 multiplied by d which is 2, so you get a as 1.06 inch square. IU is d cube divided by 6, that's 1.33 inch cube, multiplied by t, t is 0.707 h। सही है, आपके पास I निकल के आ जाएगा। आपके पास ये सब चीजें निकल के आ गई, देन यू सिंपली नीड टू कैलकुलेट प्राइमरी शेयर एंड सेकेंडरी शेयर। प्राइमरी शेयर आपका कितना है? प्राइमरी शेयर इज V अपॉन A, ठीक है ना, V अपॉन A है, फोर्स सिर्फ एक अप्लाई हो रही थी F, तो V नीड्स टू बी इक्वल्स टू F। F आपके पास 500 था, ठीक है, 500 को हमने यहाँ पे जो 10 एक्सपोनेंशियल -3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको किलो PSI में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इफ यू डोंट पुट दिस थिंग, this is going to give you results in pounds per square inch directly, PSI में results आ जाए, ठीक है। तो don't confuse yourself with this 10 exponential -3। F is 500, A is 1.06 inch square, so this 500 divided by A is pound per inch squared, which is PSI। उसको किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 10 एक्सपोनेंशियल -3 से मल्टीप्लाई करा, प्राइमरी शेयर निकल आएगा। सेकेंडरी शेयर के लिए वी जस्ट नीड टू डू MC अपॉन I, ठीक है। तो द मोमेंट इज फोर्स 500 multiplied by the length of the bar which is 6, maximum R is 1, 2 का हाफ है, न्यूट्रल एक्सिस बार के सेंटर से पास हो रहा होगा एक डायरेक्शन में। मैक्सिमम जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है दैट इज 1 इंच, दैट इज रिटन हियर। आई हमने इधर कैलकुलेट करके निकाला है, अभी आई प्लग इन कर दिया तो आपके पास सेकेंडरी शेयर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फोर्स हमें पता थी, लेंथ हमें पता थी, हमें ए निकालना था, आई निकालना था, वो हमने टेबल से निकाला है, ठीक है। तो आपके पास टेबल अवेलेबल है फॉर टॉर्जन एंड फॉर बेंडिंग। तो सबसे पहला काम ये करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके केस में बेंडिंग हो रही है कि टॉर्जन हो रही है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन use whatever formula is necessary, ठीक है। जो भी हमारे केस में ज्योमेट्री होती है उसके लिए हम अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी शेयर को कंबाइन कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो पाइथागोरियन कॉम्बिनेशन निकाल लिया इनका, ठीक। तो यू गेट टाउ। हमें करना क्या था, उन्होंने कहा था एक नॉर्मल तरीके से, जो हमारी एक नॉर्मल अप्रोच होती है उससे चेक करें कि जो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 रखा था वो एक्चुअली अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस हमने निकाल लिए, स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? वेल्ड की बात हो रही है, वेल्ड का मटेरियल स्पेसिफाइड था एज, let's come back here, E6010। तो हमारे पास टेबल अवेलेबल है वेल्ड की प्रॉपर्टीज निकालने का। दिस इज 9-3 और 9-2, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, 2 या 3 में से कोई एक है, ठीक है। तो उसमें E6010 की प्रॉपर्टीज देख ली। द यील्ड स्ट्रेस इज 50, ठीक है, किलो PSI, मेगा पास्कल में दैट इज 345। तो हम क्योंकि PSI में बात कर रहे हैं तो दिस इज 50 किलो PSI, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो था, इफ यू रिमेंबर, शियर स्ट्रेस के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में एक √3 आ रहा था, उसका इनवर्स 0.7577 लिखा हुआ है। तो 577 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय टाउ गिव्स अस a factor of safety of 3.39, which is more than what was the design factor of safety. So we are actually in a good region right now, तो हम काफी सेफ हैं, ठीक है। जो हम डिजाइन वाली, जिस रीजन के लिए हमने अपनी चीज को डिजाइन किया था, हम उसी रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड चेक द एडिक्वेसी ऑफ अ वेल डिजाइन, ठीक है। हमने नॉर्मली स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेंथ अपॉन वन मैसेज स्ट्रेस करके उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक कर। सेम काम किया जा सकता है फॉर
अच्छा ये वही वाली चीज है जो कि हमने पहले पढ़ ली थी, तो दैट सेम थिंग इज कमिंग अप। सेम काम किया जा सकता है फॉर योर कैंटिलीवर बार एज वेल। ठीक है, तो कैंटिलीवर बार के केस में द स्ट्रेस इन बेंडिंग बीम इज सिग्मा इज इक्वल्स टू mc अपॉन आई। इस केस में उन्होंने I अपॉन सी कर दिया। यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, आप सिंपली mc अपॉन आई करें। ठीक है, मोमेंट आपको पता है, सी आपको पता है। ठीक है, बार का आई निकालना होगा। ठीक है, बार का आई निकालिए। दिस इज नाउ नॉट द आई ऑफ द वेल्ड, वेल्ड का आई कुछ और था, कैंटिलीवर का आई कुछ और होगा। दैट इज गोइंग टू बी bh³/12। ठीक है, उस वाली अप्रोच से जाना है। सी वॉज एक्चुअली, अगर हम इसको थोड़ी सी यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें ना, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूजन ही क्रिएट हुई और कोई फायदा नहीं हुआ। तो देयर इज अ थिकनेस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, द हाइट इज d, द थिकनेस इज b। ठीक, तो I बिकम्स bd³/12। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है, तो C is equals to d/2। So when you take C here, so I upon C becomes bd² divided by 6। ठीक है, बिकॉज C डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो 12 का कैंसिल्स विद 2 to give you 6। ठीक है, तो I upon C उन्होंने निकाला हुआ, which is not necessary। आप डायरेक्टली C की वैल्यू और I की वैल्यू प्लग इन करें, गेट द आंसर। ठीक है, मोमेंट सेम है, I बार के लिए निकाल लिया, C बार का हमें पता था। you get sigma which is actually 12 किलो psi। फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करना है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी में चेक करना है बार का, तो बार का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे चेक करेंगे? बार का फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करेंगे बार के यील्ड स्ट्रेस के साथ। ठीक है, तो बार की अगर प्रॉपर्टीज हम देखें, हमने क्या बात की थी? बार की हमने बात की थी 1018 स्टील हॉट रोल्ड कंडीशन में द यील्ड स्ट्रेंथ इज 32 किलो psi। दैट सेम थिंग इज बीइंग यूज्ड हियर। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय द एक्चुअल स्ट्रेस is giving me 2.67 factor safety, which is less than the design factor। ठीक है, तो हम फेल नहीं हो रहे। what we are trying to say here is that we are not failing actually, हम लोग yield strength से ऊपर है, but जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम मेंटेन करना चाह रहे थे उतना हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। दिस इज जस्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी। इस क्वेश्चन की जो वाली फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पे है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच एज वेल। तो हमने अप्रोच किस तरीके से किया? हमने जब वेल्ड की बात कर रहे थे तो हम वेल्ड मटेरियल की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे, वेल्ड की ज्योमेट्री का आई यूज कर रहे थे, वेल्ड की ज्योमेट्री का सी यूज कर रहे थे। ठीक है, और उससे टाउ निकाल रहे थे। ठीक है, वेल्ड में शियर हो रहा होता है, फिलेट वेल्ड के अंदर हमेशा शियर होगा। जब हम बार पे आ गए, अपनी बीम के ऊपर आ गए, तो हम उसकी बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर आ गए, तो उसमें हमने बीम का आई यूज करना शुरू कर दिया, बीम का सी यूज करना शुरू कर दिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बीम के मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दिस हाउ वी आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम। फाइनली उन्होंने बोला था कि आप जरा डिजाइन कोड से चेक करें कि क्या अप्रोच चल रही है। तो डिजाइन कोड जो होता है, ठीक है, तो डिजाइन कोड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। उससे ये वाली जो स्लाइड है, ये जो इसमें लिखा हुआ अभी तक जो आया है, इसके अंदर दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट कम्स अप व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग द परमिसिबल स्ट्रेस मेंशन्ड इन द डिजाइन कोड। जो डिजाइन कोड के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है दैट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। अगर मैं ये यूज करूंगा तो मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये निकल के आ जाएगा। इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकालने के लिए मुझे उसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी चाहिए और उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अपने मटेरियल के लिए E60 एक्सेस मटेरियल के लिए, ठीक है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लग इन करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.6। ठीक,
this is the factor of safety at the maximum value of the allowable shear stress. तो जब मैं maximum shear stress जो मेरा allowable है, which is 0.3 times the ultimate strength, वो यूज करता हूँ, तो मेरा factor of safety आता है 1.6. This 0.3 SUT is my T allowable. तो मेरा T allowable जो है that is 18 किलो PSI. सही है ना? मेरे केस में एक्चुअली टाउ जो है that is 8.51 किलो PSI. सही? तो एक चीज तो पता चल गई कि हम अलाउबल स्ट्रेस से नीचे बात कर रहे हैं. ठीक है? हाउ डू आई कैलकुलेट माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने पहले निकाला हुआ है. उसी चीज को हम थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हैं जस्ट टू रिलेट दिस थिंग. कि हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? हम रिलेट इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय योर वॉन माइसेस स्ट्रेस. ठीक है? अगर मैं यहाँ पे टॉ अलाउबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं, ठीक है, तो दिस थिंग इज 1.6 फॉर अस. ठीक है, तो ये 1.6 है. एंड this thing is now just a ratio of the actual and the allowable stress. ठीक? तो this factor shear stress के अंदर ये factor change हो रहा है. But if you see, अगर हम इसको ये देखेंगे ना कि जो हमारे बाकी cases हैं bending वगैरह के, उसके अंदर ये factor fix था. तो अगर हमें अपना factor of safety check करना होगा for any case, you simply need to calculate, need to know the जो अलाउबल वाला केस होता है हमारा, अलाउबल स्ट्रेस के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना होता है उसके साथ अगर आप अपने रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल स्ट्रेस के, तो यू आर गोइंग टू गेट योर एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. शेयर स्ट्रेस में करना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है बिकॉज यू आर एक्चुअली रिपीटिंग द एंटायर एक्सरसाइज. आप सिंपली ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं. यू डोंट, क्योंकि हमने इसमें ये भी तो कैलकुलेट किया था ना 1.6, तो ये भी हमने खुद कैलकुलेट किया. बट in any other case this factor is already written in the design chart. तो आपको किसी मटेरियल प्रॉपर्टी को ढूंढने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है. you simply need to pick the design factor from the design chart जो आपके टेबल 9-4 में फैक्टर गिवन था. उसको आप अलाउबल स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गोइंग टू गेट योर एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. मैंने और कुछ बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम रखे हैं करने के लिए. 1 मिनट 2 मिनट को वापस आ जाइए. मेरी 9:30 पे वैसे ही क्लास है तो वी आर गोइंग टू डू दैट. बट लेट्स एंड दिस लेक्चर प्रॉपरली बिकॉज अगला हफ्ता ऑफ भी है. ठीक है? एंड सो कम बैक फॉर 1-2 मिनट्स एंड देन वी कैन एंड दिस लेक्चर. इस चीज में आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए. अगर डिटेल में बात करनी है तो वी कैन टॉक सेपरेटली एज वेल. ठीक है? अभी क्लास का मेरे टाइम भी शुरू हो रहा है. हम लोग का लेक्चर हर दफा में 5 मिनट डिले हो जाता है तो हमें टाइम भी नहीं मिलता फिर इस चीज को कवर करने का. तो इफ यू हैव एनी बिग क्वेश्चंस यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक. उधर हम अलग से बात कर सकते हैं डिटेल में. अभी जो इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी हुई है कि आई एम गोइंग टू अपलोड एन असाइनमेंट फ्रॉम दिस. ठीक है? वो असाइनमेंट बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से बिल्ड होनी शुरू होगी तो यू विल बी एबल टू डू दिस. ठीक है? उसमें कुछ सवाल होंगे एंड के जो कि आप अभी शायद ना कर पाए. हम लोग इसमें एक लेक्चर और लेंगे टू एक्चुअली कंप्लीट दिस टॉपिक. ठीक है? उसमें हम कुछ एक तो न्यूमेरिकल्स हम और देखेंगे जस्ट टू बिल्ड अप ऑन व्हाट वी डिड. अभी हमने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स में किए तो वी वांट टू ट्राई एंड डू सम मोर. राइट?